हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रैकअप। और यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं न्यूक्लियस की। और मेरा नाम है आकाश और क्लास 12 का मिशन जो हमारा चल रहा है उसके लिए हमने भी एटम का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फुल टू कंप्लीट पूरी नॉलेज आपको वहाँ मिली है कॉन्सेप्ट वाइज। न्यूमेरिकल्स की जहाँ तक बात है उसका वीडियो 1-2 दिन में पड़ जाएगा वहाँ पे। और वहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो आज न्यूक्लियस शुरू हो रहा है। जो एटम के अंदर की चीज़ हम पढ़ेंगे, एटम की अंदर जो डिटेलिंग होगी न्यूक्लियस के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे अपने नए चैप्टर में। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और न्यूक्लियस में और भी कई चीज़ें जानेंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियस। आज है लेक्चर नंबर 1 और सभी लोग अपना ध्यान लगाइए और फील लीजिए कॉन्सेप्ट का। सो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। और पहले हेडिंग लिख लेते हैं, न्यूक्लियाई के बारे में हमें जानना है आज कि न्यूक्लियाई क्या होता है। न्यूक्लियाई दरअसल प्लूरल फॉर्म है न्यूक्लियस का, यानी न्यूक्लियाई क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, अगर आप एक न्यूक्लियस लिखा हो कहीं तो आप समझ सकते हैं कि वो एक न्यूक्लियस की बात हो रही है, और न्यूक्लियाई जहाँ लिखा हो तो कई सारे न्यूक्लियस की बात हो रही है, कई सारे न्यूक्लियस एक साथ हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अच्छा, न्यूक्लियस को पढ़े और हमने एटम अभी पढ़ के रखा है पिछले में, तो हमने रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से क्या था, ये थे हमारे इलेक्ट्रॉन जो मूव करते थे। अंदर हमारे एटम का एक छोटा सा पार्ट होता था जहाँ सारा मास हमारा एग्जिस्ट करता था, होल मास। और उस होल मास कहाँ एग्जिस्ट करता था, एक बड़े से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जहाँ बहुत सारी थी, सारे पॉजिटिव चार्ज ही वहाँ थे। इसका नाम हमने दिया था न्यूक्लियस, जहाँ पे कई सारे पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है, तो न्यूक्लियस की अगर डिफिनीशन लिखें तो हम बता सकते हैं अ प्लेस वेयर ऑल पॉजिटिव चार्ज, यानी आप कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज को आप प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी समझिए, वेयर ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ एटम इज लोकेटेड। क्योंकि हमें पता है, हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, उसमें हमें पता है कि ये जितने भी और भी जितने पार्ट सारे हॉलो होते थे, एम्प्टी होते थे। तो वहाँ पे तो जीरो मास, क्योंकि एम्प्टी प्लेस में तो कोई भी मास नहीं होगा ना, एम्प्टी प्लेस यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे तो जीरो मास होगा, कोई मास रहने ही नहीं वाला। सो न्यूक्लियाई या फिर न्यूक्लियस जो हमारा है वो एटम के अंदर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और सारा मास जो होता है एटम का, होल मास ऑफ द एटम इज लोकेटेड। ठीक है, छोटी सी बात है कि न्यूक्लियस क्या होता है और जो उसका फर्क पड़ता है इलेक्ट्रॉन हमारे एटम में, जो छोटा सा एटम होता है उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा सा, और सारा मास उसमें एग्जिस्ट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। अब आगे चले और समझते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में होते क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में हमारे होते हैं प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम न्यूट्रॉन कहते हैं, एक और छोटा पार्टिकल्स जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसको न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ये दो चीज़ें हमारे पास न्यूक्लियस में होती हैं और इनको कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है कि ये क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक, न्यूक्लियॉन्स, इनको दोनों को हम मिलाते हैं, यानी न्यूक्लियॉन्स दरअसल आप कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। एलिमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आप कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कॉम्बिनेशन। जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन हो हमारे पास वो सारे मिला के न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस आप कह सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। ठीक है, अब थोड़ी नॉलेज लेते हैं प्रोटॉन क्या क्या होता है, प्रोटॉन क्या है और कितना उसका मास होता है, क्या चार्ज होता है, सिंबल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो अपना पहला हेडिंग हम डालें अगर प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो प्रोटॉन्स के बारे में पता है कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है, चार्ज हमारा होता है प्लस ई, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। इसको हमें लिखना हो प्लस ई में लिखते हैं, जैसे कोई भी साइन हो, जेड ई जो भी हो, प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें पता है। और जो उसका मास होता है वो कितना होता है, मास होता है इसका करीब 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको हम लिख सकते हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको एक 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और जो उसका सिंबल होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं,
ये होता है हाइड्रोजन, क्योंकि हम जानते हैं कि अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोटॉन क्या हो, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं ना। अच्छा जो हमारे, अब इसके बारे में आपको और डिस्कशन बताऊंगा, लेकिन फिर भी छोटी सी बात बताएं, अगर हाइड्रोजन का एटम है मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो उसका न्यूक्लियस होगा उसके अंदर एक प्रोटॉन ही तो होने वाला है। अभी जब एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे और मास नंबर पढ़ेंगे उसमें कंफ्यूजन दूर होगी कि क्या बात हो रही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे प्रोटॉन को 1 से डिनोट करते हैं, H1 से करते हैं। दरअसल बात ये होती है कि ये जो 1 होता है ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं यहीं पे। ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है, हमारा मास नंबर होता है। क्या होता है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं उसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अब इसलिए हम इसको 1H1 से डिनोट करते हैं। इस बात को मैं वहां पे क्लियरिफाई करूंगा कि क्यों 1H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी आप समझिए कि 1H1 से इसको डिनोशन की जाती है। अब इसी के साथ अगर न्यूट्रॉन के बारे में समझ लें तो न्यूट्रॉन को भी यही समझ लेते हैं, छोटी सी चीज है। न्यूट्रॉन्स में क्या प्रॉपर्टीज लगती हैं? चार्ज हमें पता है कोई नहीं होता, चार्जलेस होता है, कोई चार्ज नहीं होता, चार्जलेस। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। इसका जो मास होता है इसका करीब करीब मास सेम होता है, लेकिन हम मानते हैं कि इसका मास थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मान लेते हैं वो, क्योंकि इसका होता है 1.6749 × 10⁻⁻27 kg। इसको भी हम 1 AMU लिख लेते हैं, मानते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल कम से कम सेम ही होगा। और यहाँ पे जो हम इसका डिनोशन करते हैं सिंबल, इसका सिंबल हम लिखते हैं 1 and 0। इसको 0 and 1 हम समझेंगे इसका मतलब क्या है कि क्यों ऐसा लिखा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी जो बात है सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानने की है कि जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उनमें कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है पहले से, Z से, फिर से बता रहा हूँ, Z से डिनोट किया था एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर होता क्या है, ठीक है, और उसका न्यूक्लियस पे क्या फर्क पड़ता है। बात सिंपल सी है कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो दरअसल होता क्या है, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस में कह सकते हैं कि चाहे फिर आप उस एलिमेंट में बता दीजिए, क्योंकि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में ही होते हैं। तो सिंपल मतलब ये कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं। लेकिन अच्छा जब हमारी जो कंडीशन होती है न्यूट्रल हो, मान लेते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर अंदर नहीं गया है, तो जब न्यूट्रल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब न्यूट्रल कंडीशन हो, तभी इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ऑल कंडीशन में बता सकता है, हर एक कंडीशन में बता सकता है कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, एक बात क्लियर है आपको ना, ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई आपको कर सकता है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता हो तो आप, अगर वो न्यूट्रल कंडीशन में, तो भी आप बता सकते हैं कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। इसका मास नंबर भी यहीं पढ़ लेते हैं, फिर आपको टोटली इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, यहीं पर मास नंबर भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अच्छा मास नंबर को क्या कहते हैं, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से। ठीक है, अच्छा मास नंबर का क्या खेल है, मास नंबर भी कुछ नहीं, आप कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो होते हैं हमारे मास नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। ठीक है, अच्छा एग्जांपल हम ले लेते हैं। अच्छा इसका एग्जांपल लेने से पहले रिप्रेजेंटेशन देख लें। किसी एलिमेंट को मैं रिप्रेजेंट करना हो कि उसका मास नंबर क्या और एटॉमिक नंबर क्या, तो मान लेते हैं वो एलिमेंट X है हमारा। ठीक है, उसका जो हमारा एटॉमिक मास नंबर जो होता है हमेशा हम ऊपर डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, और जो नीचे हमारा एलिमेंट होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है, उसको हम A से डिनोट करते हैं, वो नीचे करते हैं। उसका हम पढ़ते कैसे हैं, जैसे ये हमारा लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते कैसे, इसको पढ़ते हैं AXZ, या फिर कोई भी अगर वहाँ पे कोई नंबर दिया होगा तो उस हिसाब से पहले एटॉमिक नंबर को पढ़ते हैं, फिर AZXZ ऐसे पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल ले लें अगर, तो यहाँ पे हम पढ़ लें, अगर जैसे 1H1 का एग्जाम्पल हमने लिया था। अच्छा यहाँ 1H1 का क्लियरिटी में पूरा आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, क्यों मैंने वहाँ पे, क्यों प्रोटॉन को वहाँ बताया गया था कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है 1H1 होता है। इसलिए होता है सिर्फ क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन का एटम होता है उसके पास न्यूट्रॉन तो होते नहीं,
अच्छा क्यों नहीं होते न्यूट्रॉन, यहाँ पे हम बता भी सकते हैं। ये देखिए एटॉमिक नंबर है नीचे 1, तो यानी 1 एटॉमिक नंबर, तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो मतलब रखता है, न्यूट्रॉन तो यहाँ पे आता नहीं। और जो मास नंबर हमारा होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यानी यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन होता तो कहीं ना 1 से ज़्यादा इसकी नंबर होती ना, 1 से ज़्यादा कुछ ऐड होता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं हुआ। जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब कि इसके पास न्यूट्रॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है। और ये कंडीशन हमारी यहाँ बताती है एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होने की वजह से। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा हाइड्रोजन एलिमेंट है जिसके पास प्रोटॉन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसलिए हम इसका सिंबल जो होता है प्रोटॉन का 1H1 लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लें इस तरह से, इस तरह ले लें, अगर यहाँ पे 16, ये देखिए ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लें 068 मान लीजिए कोई, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा हो जाता है एटॉमिक नंबर, फिर से क्लियर कर दें, और ये हमारा हो जाता है मास नंबर। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात है बता देते हैं, इसको सोचा था बताऊंगा, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालना हो, क्योंकि हमें पता है ना प्रोटॉन तो हमें पता ही चल जाएगा कैसे निकल जाएगा, एटॉमिक नंबर भी बता देगा किसी एलिमेंट का, और मास नंबर ये बता देगा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन निकालना हो तो हम A माइनस Z कर दें, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दें, तो हमें उस एलिमेंट का न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। जैसे 80O16 का जो हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हम 16 माइनस 8 कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 8 आएगा ना, तो वो 8 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं हमारे। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। मास नंबर एटॉमिक नंबर पूरा क्लियर आपको। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आगे चलते हैं अपने नए टॉपिक पे जिसका नाम है हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपना नया टॉपिक है। अच्छा, इसको डिनोट किससे करते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं इसके। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है? दरअसल ये सिर्फ इतनी सी बात है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये आपको सिर्फ इतना बता रहा है यहाँ पे कि जो हमारा साइज होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है। अच्छा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं न्यूक्लियस भी सर्कुलर शेप में बना होता है ना हमारा, सर्कुलर शेप में। इसके बारे में थोड़ी और डिस्कशन करें। मान लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे मान लें इसकी डिस्टेंस जो है वो r है, क्योंकि सेंटर से, ठीक है, r है डिस्टेंस। तो अच्छा, रेडियस हमें पता चल जाए न्यूक्लियस का क्या है, तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि साइज क्या है न्यूक्लियस की, बता सकते हैं ना साइज ऑफ न्यूक्लियस। सो यही सिंपल सा तरीका है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इस वजह से हम निकालते हैं कि हम साइज पता कर सकें। अच्छा, हमें एक चीज़ पता है, एक हमारा एक्सपेरिमेंटली फाउंड हो रही है एक चीज़, कि जो होता है वॉल्यूम, हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो मास नंबर पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। अभी हमने मास नंबर तुरंत पढ़ा, ये टॉपिक थोड़ा बाद में आता है, हम पहले आइसोटोप पढ़ते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूँ, क्योंकि भैया आपने मास नंबर एटॉमिक नंबर पढ़ा हुआ है, इस वजह से ये चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाए। ठीक है, हमें ये पता है कि ये, अच्छा, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या होगा, 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। यही तो होगी हमारी कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ये होता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम ये जान रहे हैं 4/3 पाई जो है हमारा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं। यहाँ पे जो हमारा r³ है, इसको हम अगर यहाँ पे चाहें तो हम इसको यहाँ पे 4πr³, ये r इस कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे तो हम इसको कैपिटल में ही रहने देते हैं, क्योंकि 4/3 पाई तो हमारा क्या है, वो तो हमारा कांस्टेंट है, तो यानी r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो जाएगा। r फिर से बता दूं कि वो न्यूक्लियस का रेडियस है। अच्छा, जब कांस्टेंट हम यहाँ पे हटाएंगे तो ये अगर और इस क्यूब को इधर ले जाएं तो r इज इक्वल टू हो जाएगा A⁻1/3। अच्छा, हमने इक्वल लगाया तो यानी एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं r0। ये r हमारा क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या है, कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियस। ठीक है, और ये तो हमें पता ही है हमारा प्यारा सा मास नंबर है। चीज़ क्लियर है, यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं आपको। और अगर हमें पता करना, अच्छा, इस r0 की वैल्यू बता दूं मैं। r0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। इसको आप लिख सकते हैं 1.2 फर्मी। ठीक है,
चीज़ें क्लियर हैं आपको? यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है। अब यहाँ पे अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मास नंबर आप यहाँ पे रख देंगे तो आपको पता चल जाएगा रेडियस, क्योंकि जो हमारा R0 की वैल्यू तो गिवन ही है। अगर आपका जो यहाँ पे रेडियस हमें फर्मी में निकालना हो तो हम डायरेक्ट 1.2 इंटू A⁴ लिख सकते हैं, अगर हमें जो आंसर हो वो फर्मी में चाहिए हो। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं आपको? आगे बढ़े अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नए टॉपिक पे अपने आगे चलते हैं। इसका नाम है हमारा आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स जनरली क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, वो सेम होता है। ठीक है, और जो हमारा मास नंबर होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं इज डिफरेंट, यानी वो डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर मैं ये दो केस आपके लिए लिखा हूं तो इसका आपको ये पता चल जा रहा है आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट्स के ही होते हैं। एग्जांपल, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है हमारा, यानी हम दूसरा एलिमेंट लेंगे तो एटॉमिक नंबर तो उसका सेम होने ही नहीं वाला, क्योंकि जो हमारा जेड होता है, जेड डिफाइंड द एलिमेंट। जेड जो है हमेशा डिफाइन करता है कि वो एलिमेंट कौन सा है। अगर जेड अलग है तो एलिमेंट भी अलग, लेकिन यहाँ पे तो जेड सेम है तो यानी वो एलिमेंट्स भी सेम होंगे। उन एलिमेंट्स में ही कुछ ऐसे हमारे आइसोटोप्स बनेंगे जिनके मास नंबर अलग अलग होंगे। एग्जांपल लें, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं वो होते हैं 1H1, 1H2 एंड 1H3। ठीक है, ये हमारे होते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें आपको क्या चीजें दिख रही हैं? आपको ये दिख रहा है यहाँ पे कि देखिए एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर सेम सेम इस वजह से भी क्योंकि हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं। इसमें क्या होता है कि आप सेम एलिमेंट्स के ही आइसोटोप्स निकलते हैं, मतलब उन्हीं में ही कुछ ऐसी वैरायटीज निकलती हैं जिनमें उनके मास नंबर अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यानी वो सेम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स निकल सकते हैं, कभी भी अलग अलग से हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे नहीं कंडीशन बन सकती, क्योंकि तब आपका जेड ही अलग हो जाएगा। तो जेड तो आपको अलग करना नहीं है, आपका यहाँ पे मास नंबर ए को डिफरेंट बनाना। देखिए मास नंबर अलग अलग है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, और इन आइसोटोप्स के जो नाम होते हैं, 1H1 का नाम हमारा प्रोटियम होता है। ठीक है, इसका जो नाम होता है वो ड्यूटेरियम होता है, और इसका जो नाम होता है वो ट्राइटियम। ठीक है, ये 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये तीनों हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सेम ही एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, जिसका नाम है हमारा अगला टॉपिक, और उस टॉपिक का हमारा प्यारा सा नाम है आइसोबार्स के बारे में पढ़ते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स, इसमें क्या होता है आपके, इसमें होते क्या है कि इसमें आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो हमारा जेड है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, जेड डिफरेंट तो यानी एलिमेंट डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट एक नहीं होने वाले। और यहाँ पे मास नंबर जो होता है वो ए यानी वो सेम होता है, ऐसे आप याद रखिए। और उसके जो एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं आइसोबार्स, तो हम यहाँ ले सकते हैं आइसोबार के एग्जाम्पल। ये हमारा लेड का एग्जाम्पल है, और ये हम दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें तो बिस्मिथ का ले लें, 83 बिस्मिथ 214। ठीक है, ये हमारा 2 एग्जाम्पल है। इसमें देखिए आप 214 आपके जो मास नंबर है वो सेम है, लेकिन जो हमारा एटॉमिक नंबर है 82 83, यहाँ पे दोनों यानी 82 83 दोनों अलग अलग हैं। ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं ये हैं जो 2 एलिमेंट ये एक दूसरे के आइसोबार हैं। ऐसे एलिमेंट्स, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि मास नंबर अलग अलग है, 214 सेम है, लेकिन 82 83 यानी इनके जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे आइसोबार के। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। वो दूसरा टॉपिक आइसोटोन्स।
अपना प्यारा सा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होते हैं, सिंपल सी कंडीशन है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी a माइनस जेड की जो वैल्यू है, यानी अगर हम मास नंबर को माइनस कर रहे हैं एटॉमिक नंबर से, उसकी जो वैल्यू होगी दो एलिमेंट्स की वो सेम होगी। एग्जांपल ले ले उन दो एलिमेंट्स का एग्जांपल ले ले तो हम यहां पे ले सकते हैं बेरिलियम का एग्जांपल ले लें 4 9, और बोरॉन का एग्जांपल ले लें 5 10 5 10। तो यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है कि अगर माइनस कर लीजिए आप माइनस करिए 9 - 4, वो भी 5 आएगी। और 5 किसकी वैल्यू होगी, वो न्यूट्रॉन्स की होगी ना। मैंने आपको बताया है न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, a माइनस जेड। और यहाँ पे हम 10 - 5 कर लें तो भी 5 न्यूट्रॉन्स आएंगे, यानी हमारे न्यूट्रॉन्स दोनों के सेम है, वो दोनों एलिमेंट अलग अलग है। तो ऐसी जो चीज़ें हमारी, जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आइसोटोन्स। चीज़ें क्लियर। एक हम टर्म यहाँ पे छोड़ रहे हैं, आइसोमर क्या होती है। आइसोमर्स को मैं इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने रेडियो एक्टिविटी चालू नहीं की, शुरुआत नहीं की है रेडियो एक्टिविटी की। यहाँ पे बेसिक चीज़ें चल रही हैं, तो जो जिनका मतलब न्यूक्लियस से यहाँ निकल रहा है उनके टर्म्स को मैं बताया हूँ यहाँ पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, क्यों रेडियो एक्टिविटी की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आगे, और वो हमारा होगा लेक्चर नंबर 2। यहाँ पे सिर्फ बेसिक सी बातें थी और बेसिक सी बातें मैं यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ। लेकिन छोटी सी बात एक और बताऊँ, यहाँ पे एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। एक नया फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक आप ले लीजिए, ये क्या होते हैं, एक बहुत इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स। अच्छा, अट्रैक्टिव तो हो गए। अब ये काम किस किस के बीच में करते हैं, ये काम करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, और न्यूट्रॉन के बीच में, ठीक है। जो फोर्स हमारी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगती है उसको हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो लगती है वो न्यूक्लियर फोर्स है, जो हम पढ़ेंगे आगे। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी लगती है न्यूक्लियर फोर्स। इन तीनों चीज़ों के बीच में हमारी न्यूक्लियर फोर्स लगती है। और इन न्यूक्लियर फोर्स का क्यों मैं यहाँ पे डिस्कशन किया हूँ, यहाँ पे आपसे अभी इतना जानिए कि अट्रैक्टिव फोर्स है और ये बहुत स्ट्रॉन्गर होती है, लगभग 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। किससे, 100 टाइम स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी दो चार्जेस के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। और ये जो फोर्स होता है वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं। चार्ज नहीं है तो भी ये फोर्स काम करेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता ही नहीं ना। जो न्यूट्रॉन है हमारा वो तो चार्जलेस है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन है उसके पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, इसके पास कोई चार्ज होना जरूरी नहीं न्यूक्लियर फोर्स के लिए, ठीक है। अभी इतनी बातें आप जानिए, और जो नया लेक्चर होगा उसमें हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, क्यों एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। इन सभी के बारे में डिस्कशन होगी अगले लेक्चर में, और तब तक आप देखते रहिए। अगर आप एटम नहीं देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एटम्स का लेक्चर आप पहले देखिए, तब आपको न्यूक्लियस के बारे में और समझ में आएगा। यहाँ पे भी सिर्फ बेसिक सी बातें यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए, और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए क्रैकअप को, जहाँ पे आप अपनी फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की लेक्चर्स आप केमिस्ट्री पोर्टल पे पाएंगे। मैंने कई बार आपसे बोला है कि आप केमिस्ट्री पोर्टल को भी सब्सक्राइब करिए अगर आपको केमिस्ट्री का लेक्चर चाहिए। वो भी अपना ही चैनल है, ठीक है। वहाँ पे आपको समग्र पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। आप केमिस्ट्री पोर्टल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए क्रैकअप तो है ही। फिजिक्स केमिस्ट्री आप पूरी नॉलेज मिलेगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब।